बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के हवाले से। तो पिछला लेक्चर आपने देखा होगा जिसके अंदर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑपरेटर्स असल में कितनी तरह के होते हैं, तो उसमें आपने एक लिस्ट देख ली थी। अब इसके अंदर हम वन बाय वन इसमें देखेंगे कि ऑपरेटर्स हैं क्या, इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। अब इसमें हम दो डिस्कस करने जा रहे हैं, एक का नाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, दूसरे का नाम रिलेशनल ऑपरेटर्स है। दोनों बहुत आसान है, सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे फौरन से ही। ये देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन द डेटा। जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं उनको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते क्या है, यानी कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या रिमाइंडर वाले आपके पास ऑपरेशंस होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। और इनके जो रेलेवेंट ऑपरेटर्स हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाएंगे। जैसे प्लस का ऑपरेटर तो प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन, या आपका रिमाइंडर फाइंड करने का जो साइन जो कि परसेंटेज का है यहाँ पर। अच्छा देखें, एक सिंबल हम अगर मैथ में उसको किसी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं और वो कंप्यूटर में यूज हो रही है तो उसका हरगिज मतलब नहीं कि इसका मतलब यहाँ पर यही है, वेरी कर जाता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्रॉस का निशान यूज करते हैं मैथ्स में, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक यूज होता है। प्लस और माइनस तो ठीक है, इसी तरह यूज होते हैं। डिवाइड के लिए भी आपको पता है ना, डिवाइड के लिए वो जो एक ऐसे नहीं होती है वो सिंबल सी ऊपर नीचे ऐसे एक लाइन लगा के और उसके ऊपर डॉट नीचे डॉट, वो माइनस उसके लिए डिवाइड के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर वो डिवाइड की सिंबल यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश जो सिंबल है ये यूज होती है। मीन्स के सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हर एक चीज का इस्तेमाल बदल जाता है। तो इसमें जो भी आप चीज डिस्कस कर रहे हैं तो उसको ये देखा जाता है कि किस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हो रही है, तो ये जानना जरूरी है। अच्छा यहाँ पे देखें तो वो कहते हैं फॉलोइंग टेबल जो विल इलस्ट्रेट द यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये कुछ टेबल एक्सप्लेन करा है यहाँ पे, तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटर उसने दिया हुआ है, फिर उसने आगे एक एक्सप्रेशन बनाया हुआ है। एक्सप्रेशन आप जानते हैं ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन होता है, और एग्जाम्पल आगे उसने दे रखी है, तो रिजल्ट वगैरह क्या आएगा इसका वो यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए हम इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं, बड़ा सिंपल सा जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो ये ऑब्वियसली ऐड करने के बाद ये किसी ना किसी वेरिएबल को असाइन होंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस ऑपरेटर है, तो इसको हम दो हमने वेरिएबल ले लिए यहाँ पे x और y, और इनको हम ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज लें तो ये वैल्यू क्या पुट होगी, जो कि उसने यहाँ पर फर्ज की है यहाँ पर कि इसकी वैल्यू जो है वो x की आप वैल्यू फर्ज कर लें 15 है और y की जो है वो 5 है। तो ये सपोज्ड वैल्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। हमने फर्ज कर लिया कि x की वैल्यू 15 है और y की 5 है। तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो उसका आंसर प्लस होने के बाद 20 आ जाएगा, सीधी सी बात है। माइनस के इसी तरीके से 15 में से 5 निकाले तो 10 आ जाएगा, ये इसका यूज हो जाएगा। मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये 75 आ जाएगा, डिवाइड में हम करेंगे तो ये इसका 3 आ जाएगा, क्योंकि ये उसका क्वोशंट रिटर्न करता है। क्वोशंट होता है ना, जो रिजल्ट आता है आपके पास। तो 15 को 5 पे डिवाइड करें तो उसका 5 3s are 15, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका डिवीजन में ये याद रखना है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए बेसिक्स, बड़ी बेसिक बहुत कॉमन बच्चों वाली चीज़ है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये सिंबल यूज़ नहीं करेंगे जो कि ये वाली है, ठीक है, मैथ्स के लिए। और डिवीजन के लिए भी जो वो डिवाइड की होती है वो हम ये नहीं यूज़ करेंगे, ये फॉरवर्ड स्लैश हम डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं। और एक बात ख्याल रहे, इसमें और इस सिंबल में फ़र्क है, ये बैक स्लैश है, बैक स्लैश नहीं यूज़ करनी, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करनी है। एक इस चीज़ का भी ख्याल रहे। कुछ वैसे ऐसी होती है लैंग्वेजेस जिसके अंदर ये जो बैक स्लैश है यूज़ होती है, लेकिन वो इंटीग्रल डिवीजन के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब अगर पॉइंट में रिजल्ट आ रहा होगा तो वो उसको पॉइंट वाले को नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पे सी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम इस वाली सिंबल को यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़। अच्छा उसके बाद सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, ये वैसे साइन तो ये परसेंटेज का है, लेकिन यहाँ पे इसका परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करना, बल्कि इसको MCQs इसका इनफेक्ट आता होता है कहीं ना कहीं पेपर के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि असल में जो ये है ये रिमाइंडर ऑपरेटर है सी लैंग्वेज के अंदर। इसके वैसे सी लैंग्वेज में भी दो यूज़ है, एक ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ भी यूज़ होता है, जब वो होता है ना परसेंटेज D परसेंटेज F, तो वहाँ पे इसका फंक्शन और है। जब हम इसको एज अ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं किसी वेरिएबल्स के साथ, तो यहाँ इसका फंक्शन और है। जैसे कि यहाँ पे x परसेंटेज y अगर हम लिख रहे हैं तो असल में ये क्या करेगा, इनकी वैल्यूज को पुट करके इसका रिमाइंडर रिटर्न करेगा, रिमाइंडर जो बाकी बच जाएगा। तो अगर आप देखें तो 15 है और ये परसेंटेज साइन ये रिमाइंडर ऑपरेटर 5 अगर हम करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी 5 3s are 15, तो पीछे कुछ नहीं बचता, ठीक है, पीछे कुछ बचता ही नहीं है। हाँ अगर आप यहाँ पे देखें कि 16 होता तो फिर रिमाइंडर क्या आता है इसका, तब भी 5 3s are 15, 15 तो पीछे 1 बच गया, तो फिर इसका आंसर क्या आना था यहाँ पर, फिर 1 आना था, ठीक है। तो मीन्स के यहाँ पे आपने इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये जो ऑपरेटर है ये क्या करेगा, रिमाइंडर जो बाकी बच गया उसको ये हेल्प करता है। और ये खास तौर पे काफ़ी यूज़फुल है, खास तौर पे जब हमने प्रोग्राम बनाना होता है और आप देखते हैं कि बताइए कि ये नंबर इवन है या ऑड है,
तो हम उसमें इसका एक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 पे डिवाइड होने से एक रिमाइंडर रिटर्न करते हैं, और जो इवन नंबर होते हैं उनको अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो वो 0 रिमाइंडर रिटर्न करते हैं। तो इसलिए इवन और ऑड नंबर का एक प्रोग्राम जो है उसके अंदर इसका काफ़ी यूज़ है। ये सारे ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बेसिक हैं, ये ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। तो ये है इसका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये है बेसिक्स। उसके बाद आ जाइए रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है रिलेट करेगा। रिलेट का मतलब है कंपेयर करना, यानी वैल्यूज़ को देखना कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जब भी हमने देखना हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी, तो उसमें हम कंपेयर करते हैं ना, तो कंपेयर करते हुए कोई कैलकुलेशंस तो नहीं होती। सिंपल, जब हम कहते हैं कि ये बड़ी है तो इसका मतलब या तो आंसर ये ठीक है तो ये आंसर गलत है। अगर कहा जाए कि ये वाली वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब या ये आंसर ठीक है या ये गलत है, एक चीज़। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं एक ही वैल्यू आपको दूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अच्छा बताओ कि जी 5 जो है ये बड़ी है छोटा है, तो अब ये वैल्यू बड़ी है छोटी है, आप ऑब्वियसली क्या क्वेश्चन करोगे कि दूसरी वैल्यू कौन सी है जिसके साथ इसको कंपेयर करना है। इसका मतलब है कि कंपैरिजन 2 वैल्यूज का होगा, तो इसका मतलब है 2 वैल्यूज के दरमियान आपने इसका रिलेशनशिप देखना है। यहां पर ऑपरेटर्स अगर आप देखें तो ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू है और ये नॉट इक्वल टू है। अच्छा, कुछ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर नॉट इक्वल टू की ये सिंबल होती है, लेस देन ग्रेटर देन इकट्ठा लिख दिया जाए तो ये नॉट इक्वल टू होती है। लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू की सिंबल जो है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और इक्वल टू इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू सी लैंग्वेज के अंदर। और इक्वल टू की ये डबल इक्वल टू डालना पड़ता है, क्योंकि सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। वो वैल्यू राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये एक बात आपने याद रखना है, एक इस चीज़ को। और दूसरी बात ये है कि ये पूरा लेस देन लिख के इज इक्वल टू हम लिखते हैं। मैथ में होता है लेस देन लिख के उसके नीचे एक लाइन लगा देते हैं, लेस देन इक्वल टू बन जाता है। ग्रेटर देन के नीचे एक लाइन लगा देते हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू बन जाता है। तो मैथ वाली चीज़ें और हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरीके से इनको डिफाइन किया गया है आपने उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं आपके पास, ये टोटल 6 हैं, 2, 4 और ये 6, तो 6 ऑपरेटर्स हैं आपके पास। ये इनको आपने देखना है। आगे इसका एक्सप्रेशन भी बना हुआ है कि ये जो होता है ये देखने के लिए यूज़ होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखना भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप राइट हैंड अपना देखें, उसको अगर आप बनाएं तो उसके अंदर एक ऐसे एंगल से बन रहा है आपके थंब और ऊपर जो इंडेक्स फिंगर है उसके दरमियान, तो राइट हैंड से ग्रेटर देन बन रहा है, और लेफ्ट हैंड से अगर आप देखें तो वो लेस देन बन रहा है। तो लेफ्ट से लेस और राइट से ग्रेटर देन का सिंबल बनता है। तो ये आप इसको याद भी रख सकते हो, क्योंकि ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं किसी बच्चे को हो जाती है यहाँ पे कि इसमें ग्रेटर देन कौन सा लेस देन कौन सा, बेसिक लेवल पे वैसे तो याद हो जाती है। अब यहाँ पे देखें एक्स ग्रेटर देन वाई, इसमें उसने फर्ज किया हुआ है यहाँ पे वैल्यूज़ की, एक्स की वैल्यू 15 है और वाई की 5 है। तो इसमें उसने देखना है कि ये इसका आंसर लास्ट बात है या तो ट्रू होगा तो या इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। तो इसका ट्रू या फॉल्स में आता है। कुछ ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फिर इनको हम देखते हैं। बात कर रहे हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, 2 वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एज कंडीशन इन सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है, जैसे इफ स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं या एल्स इफ पढ़ते हैं या स्विच स्टेटमेंट होती है, तो ये आपके सारे के सारे सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो हैं ये कहलाते हैं। इसी के अलावा बाकी जो आपके पास है वो लूप जो है वो यूज़ होता है। तो लूप के अंदर भी इनका यूज़ होगा एज अ कंडीशन के तौर पर। जब भी हम कंडीशन बनाना चाहेंगे तो उसके अंदर इनका यूज़ होगा। कंडीशन फिर आगे सिंपल कंडीशन भी हो सकती है और वो कंपाउंड कंडीशन भी हो सकती है, उसको भी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो मीन्स के कंडीशन बनाने के लिए ख़ास तौर पर इनका यूज़ होता है जहाँ पे भी हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, जहाँ पे हमने देखना है कि वैल्यूज़ बड़ी है या छोटी। जैसे अगर आप देखें कि एज एंटर करके आपने बताना है कि जी इस बंदे का शनाख्ती कार्ड बन सकता है तो नहीं, तो इसका मतलब है जिसका 18 साल हो गई है और या 18 साल से ऊपर गया ऑब्वियसली वो उसका CNIC बनेगा, बाकी का तो नहीं। तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, उसका कंपैरिजन करना है। तो इनका यूज़ है वहाँ पर। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर यूज फॉर डिसीजन मेकिंग एज कंडीशन इन सिलेक्शन स्ट्रक्चर एज वेल एज इन द लूप आल्सो। रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑलवेज इवेलुएट्स टू ट्रू और फॉल्स। इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। जैसा कि आप कह लें कि 1 या 0, तो 1 जो है वो ट्रू के लिए इस्तेमाल होता है और 0 जो है वो फॉल्स के लिए इस्तेमाल होता है। देयर आर 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स इन द C एंड दीज आर एक्सप्लेन्ड एंड कंसिडर x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू 5। इन वैल्यूज़ के मुताबिक आप देखें, अब अगर x ग्रेटर देन y है तो इसका मतलब या तो ट्रू है या फॉल्स है। x की वैल्यू क्या है 15 और y की जो है वो 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 जो है वो बड़ा है 5 से, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ट्रू है, मीन इसका ट्रू आ जाएगा या इसका 1 रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम कहें कि x जो है वो लेस देन y है तो ये आंसर गलत हो जाएगी आपका, क्योंकि 15 जो है वो छोटा नहीं है 5 से, तो ये फॉल्स हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी।
और ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, इसमें और होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो मतलब इसका मतलब आंसर कोई एक भी ठीक हुआ तो आंसर सही होगा, ये ट्रू है। लेस देन और इक्वल टू, ना ये लेस है ना ये इक्वल है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई है, नहीं ये भी गलत है क्योंकि एक्स और वाई इक्वल नहीं है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई तो ये ट्रू है क्योंकि एक्स और वाई बराबर नहीं है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, इसका इस तरीके से यूज़ है। इसमें आपने नॉट इक्वल टू का याद रखना है, इक्वल टू का याद रखना है, बाकी इसका आपने जैसे मैथ में यूज़ करते हैं मैथ की तरह नहीं है, अलग से इक्वल टू इसके साथ आ रहा है। बाकी लेस देन ग्रेटर देन और ये 6 आपके पास है बेसिक। इस तरीके से ये जब याद हो जाएंगे तो आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत आसान। अभी लगती है छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जी ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये बच्चों वाली आगे जाके पता नहीं चलती। तो अगर ये आपके बेसिक्स क्लियर हो गया तो आगे फिर बहुत सारी चीज़ें आसान है। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको कर दें आप डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।